चलिए गुड आफ्टरनून। और आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, है ना। तो आज का जो है सेट नंबर आपका 20 स्लाइड लग गया है। तो आप सभी लोग जो है देर ना करते हुए जल्द से जल्द जुड़ जाइए, है ना। ये आज जो है आपका डिस्कशन जो है सेट नंबर 20 है ना। सेट नंबर 20 होने जा रहा है। तो चलते हम लोग जो है आपका स्लाइड में लग गया है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा काल में विनिमय बाट किस पत्थर का बना होता था। हड़प्पा काल में जो है विनिमय पात जो है किस पत्थर का बना होता था। तो इसको आप लोग देखिएगा, है ना। इसको देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन के बारे में जो है जवाब देना आप लोग का है। इस क्वेश्चन के बारे में जवाब देना आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए इसमें, है ना। सभी लोग जुड़िए। इसको बारे में बताइए आप लोग क्या बताना है इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में बताना है, आप ही लोग को बताना है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हड़प्पा काल में विनिमय पाट पत्थर जो है ये किसका बना था। सबसे पहले जो है हड़प्पा ये इसका सर्वमान्य जो तिथि था, सर्वमान्य तिथि, ये सर्वमान्य तिथि थे ये आपका 2400 ईसा पूर्व से ये कब तक थे तो 1700 ईसा पूर्व थे। कितना 1700 ईसा पूर्व थे। हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो आप जान गए होंगे हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे है। हड़प्पा क्या है तो ये रावी नदी किनारे है। हड़प्पा क्या है रावी नदी किनारे है। इसका आकार कैसा है तो ये जो है त्रिभुजाकार है ना। एम कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही, आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। जुड़ जाइए सभी लोग। ये जो है आपका जो है रावी नदी किनारे है और इसका आकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये त्रिभुजाकार है। 1921 में जो खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, है ना। दयाराम साहनी ने किया था। तो ये जो हड़प्पा काल में विनिमय वाट किस पत्थर का बना था ये तो थे चट पत्थर का था। कौन सा पत्थर था तो ये जो थे चट पत्थर थे। कौन थे चट पत्थर थे, है ना। चट पत्थर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका लगा गया है कि प्रारंभिक उपनिषद में जैन धर्म बौद्ध धर्म लगभग किस सदी से शुरुआत हुआ था। अरे जैन धर्म बौद्ध धर्म किस सदी से शुरुआत हुआ था। अब ये बताइए कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है तो ये किसका है तो ये आपका जो है ऋग वैदिक काल है। क्या है ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल हो जाएगा। 1000 से 600 होता है, 500 नहीं। 1000 से 600 500, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, है ना। उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया तो वैदिक सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, है ना। वैदिक सभ्यता कितने भाग बांटा गया है तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। तो हमारा क्वेश्चन वो नहीं बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म बौद्ध धर्म लगभग किस सदी से शुरुआत हुआ। तो ये जो हुआ था ये 6ठी सदी से शुरुआत हुआ था। किस सदी से हुआ था तो 6ठी सदी से शुरुआत हुआ था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6ठी सदी से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अलबरूनी, अलबरूनी जो है सबसे पहले जो है अलबरूनी ये मोहम्मद गजनबी के साथ आया था, है ना। अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के दरबार में आया था, है ना। दरबार में आया था और ये किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज ये एक ही पुस्तक का नाम है। ये जो है
अलबरूनी ने किया था। और ये जो भाषा जानकारी नहीं इसका था, तो पहले अभी छोड़ दीजिएगा। ये अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज है ना, तहकीक हिंद भारत की खोज, ये जो है 11वीं सदी में आया। क्या था? ये 11वीं सदी में आया था, 11वीं सदी में आया था, ये 11वीं सदी में आया था। ये जो थी कौन कौन भाषा जानकारी नहीं था इसके पास, है ना। चलिए बताइएगा इसमें जो है कौन सा भाषा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही। जुड़िए, आप सभी लोग जुड़ जाइए इसमें, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में जो है जवाब आप लोग दीजिए, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में जो है जवाब सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़िए, है ना। इसमें जो है आप लोग का चलिए बताइए बताइए इसमें। तो यहां पे क्वेश्चन आपका दिया गया कि अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। तो ये फारसी तो है, ये था जी, फारसी भी था, आपका क्या था, हिब्रू भी था, ये जानकारी दोनों है था। उसके बाद ये यूनानी भाषाएं की जानकारी ये थे नहीं थे। क्या थे? यूनानी भाषा का जानकारी इनके पास नहीं था, है ना। सी बिल्कुल सही, सुप्रिया कुमारी, है ना, बिल्कुल सही है। सी है, सी कहां से हो जाएगा? ये यूनानी नहीं थे, ये यूनानी जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मुगल काल में पंचायत का सदर सरदार का मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था? ये जो कहा जाता था ये मुकदम कहा जाता था। क्या बोला जाता था? तो मुकदम। लूसेंट का क्लास कब चलेगा? ऐप पर सर लूसेंट का क्लास अब आपका टाइम हो गया 5 PM to 6 PM। आज से आपका क्लास फिक्स हो गया है, सारा रूटीन आपका फिक्स हो गया 5 PM to 6 PM, है ना, 5 PM to 6 PM। आफ्ताब आलम, है ना। चलिए भी बिल्कुल सही है। चलिए मुकदम हो जाएगा। ये जो आपको कहा गया था, क्या कहा गया? तो मुकदम कहा गया था, है ना, मुकदम कहा गया। बताइएगा इसके बारे में बताइएगा। पंचायत का सरदार एवं मुखिया होता था, जिसे क्या कहा गया था? मुकदम कहा गया, मंडल कहा गया, दीवान कहा गया। बोलिए। ओके सर, थैंक, है ना। बताइएगा ये जो है मुकदम भी कहा गया, मंडल भी कहा गया, दीवान भी कहा गया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो उपयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक चला जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पत्रिका ने गांधी जी के बारे में लिखा कि तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसी पेड़ू जैसे लगता है? कौन सा पत्रिका लिखा गया है? बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा कि किस पत्रिका में गांधी जी ने तुकिए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ जैसे लगता है? तो ये जो लिखा था गांधी जी, ये आपका टाइम पत्रिका के बारे में लिखा गया था। कौन सा? टाइम पत्रिका के बारे में लिखा गया था। और गांधी जी ने जो है, गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका जब गए थे दादा अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए, तो इनको कानून के बारे में बहुत ज्ञाता था। ये ऐसी भी लॉ किए थे, है ना, लॉ किए थे। उसके बाद जो है टाइम पत्रिका, है ना, मकड़ी जैसे तुकिए शरीर में और मकड़ी और जैसे पेड़ जैसे लगते थे। क्या है? टाइम पत्रिका, टाइम पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो हुआ था ये कब हुआ था? बताइए आप लोग। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो हुआ था ये कब हुआ था? बताइएगा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, ये एशियाटिक सोसाइटी बंगाल जो किया था ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और जो है ये आपको किया गया था 1784 में किया गया था, 1784 में किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में जो किया गया था ये 1804 में, ये मुंबई में किया गया था। कहाँ? 1804 में किया गया था, है ना, 1804 में किया गया था मुंबई में, है ना, मुंबई में। और लंदन में जो किया गया था, लंदन में जो किया गया था, लंदन में, तो ये किया गया आपको कब? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो किया गया था ये आपका कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। ये आपका कलकत्ता में किया गया था, ये आपका मुंबई में किया गया था, है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी
का गठन कब किया? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चीन के संस्थापक सन यात सेन ने अपनी पार्टी KMT के लिए कौन सा उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया था? अब बताइएगा कौन सा उद्देश्य जो है निर्धारित नहीं किया गया था, बताइए इसके बारे में आप लोग, है ना, इसके बारे में बता दीजिएगा। ये जो है कौन सा उद्देश्य नहीं किया गया था, है ना, कौन सा उद्देश्य नहीं किया गया था? ये जो आपका राष्ट्रवाद तो किया गया था, लोकतंत्र भी किया गया था, भूमि सुधार भी किया गया था, कौन सा नहीं किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका कहां जाएगा? ये आपका डी नंबर चला जाएगा, है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। सब तो कर भी किया, लोकतंत्र भी किया था, राष्ट्रवाद भी किया था, भूमि सुधार भी किया था। बोल रहा कि उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया था, तो नहीं किया गया था मतलब सब तो किया था, इसमें कोई नहीं होगा इनमें से। स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था जिसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है? अब ये बताइएगा भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? ये आपका दिया था आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज के बड़ा समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, है ना, आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा आपका। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा भारत भारतीयों के नारा जो दिया था ये आर्य समाज ने दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति जो था ये आपका 10 मई 1857 को मेरठ, है ना, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश यूपी, यहीं से आपका प्रारंभ हुआ था, है ना। 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से प्रारंभ हुआ था। ये देशभक्ति रहित मतलब क्या? छोड़कर, देशभक्ति रहित मतलब छोड़कर, है ना, छोड़कर, और सहित मतलब जोड़कर, और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? बोलिए, यह किसने कहा था, है ना, ये किसने कहा था? 1857 की क्रांति में पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? ये बोला था आपका सीले बोला था, ये सीले ने ही बोला था, है ना। ओम प्रकाश कुमार, ये रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास क्या रहेगा? चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, अब ये बताइएगा सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी कब हुआ था? 1897, है ना। ये हुआ था कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है ना, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनके पिता का नाम थे, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस थे। इनका जो दुर्घटना हुआ अभी तक कोई प्रमाणित नहीं चला है, इनका कोई प्रमाणित अभी नहीं चला है कि मृत्यु कब हुआ था। ये जब टोक्यो जा रहे थे तो फार्मोसा द्वीप के बाद जो है इनका जहाज जो है क्रैश कर गया। ये क्लास भी बंद कर दीजिए, है ना, ये क्लास क्या है, धंधा बना लिए, क्या धंधा बना लिया। चलिए उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र रूप से अस्थायी सरकार की स्थापना किया है कि नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस में आपका जो है 23 जनवरी 1897 को पराक्रम दिवस, है ना, ये आपका मनाया था। ये कहाँ पे? कटक। और कटक जो है ये केंद्रीय चावल अनुसंधान है। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान है, ये चावल अनुसंधान है ना, चावल अनुसंधान है। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? ये आपका जानकीनाथ बोस हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो किया था, ये जो आपको किया था 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 21 अक्टूबर जो है ये 1943 को किया था। बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। उसके बाद हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? अब ये बताइए क्वेश्चन कि हुगली जो था,
हुगली हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट को किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन के बराबर है ना। सबसे पहले जो है प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाला जो था ये वास्को डी गामा थे, है ना, वास्को डी गामा थे। और ये जो है कालीकट बंदरगाह के पश्चिमी तट पर आया था और वहां से मिलने के लिए गया था, जमोरिन से मिलने के गया था, जमोरिन से मिलने गया था। जमोरिन ने उसको स्वागत किया था और अब्दुल मजीद ने उसको क्या किया था? सहयोग किया था। तो पहला पुर्तगाली अगर बोला जाएगा कि भारत आने वाला थे, ये कौन थे? तो वास्को डी गामा थे, है ना। 1498 में आया था। तो हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये जो बनाया था पुर्तगालियों ने बनाया था। कौन बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ये आपका आंसर चला जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए इसके बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? इब्न बतूता के शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि था, ये गलत है। इब्न बतूता 15वीं शताब्दी में दिल्ली आया, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था, ये भी गलत है। इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक जवाब आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में किस कला का विस्तार है ना, किस कला का विस्तार है, इसको बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, है ना। 13 नंबर बता दीजिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ये जो है उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में किस कला का विस्तार हुआ है? तो ये जो हुआ था ये नागर शैली में हुआ है। कौन शैली में हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है ना, नागर शैली। और नागर शैली में जो है लिंगराज मंदिर है, राम मंदिर है ना, सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर है, इसी में सब आता है आपका, ये नागर शैली में आता है आपका, है ना, नागर शैली में आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका नागर शैली हो जाएगा, नागर शैली हो जाएगा आपका। 13 का 14 नंबर हो जाएगा मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट। अब ये बताइएगा सांप्रदायिक पंचाट जो हुआ था ये 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त कब हुआ था? 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, ये आवंटित नहीं की थी। बताइएगा इसके बारे में, ये किसके द्वारा नहीं की थी? तो मुसलमान तो की भी किया था, अनुसूचित जाति कर भी किया था। ये जो है बौद्धों के द्वारा जो है सो नहीं किया गया था। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा जो है सो नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इलवर्ड विवाद। इलवर्ड विवाद जो के समय कौन वायसराय था, है ना। इलवर्ड विवाद के समय जो हुआ था, सबसे पहले इलवर्ड विवाद जो हुआ था ये 1883 से 84, 1883 से 84 था। और इलवर्ड विवाद जो किया था ये किसने किया था? ये जो किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इलवर्ड विवाद लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, है ना। रिपन जो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन समय, है ना, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इसका शासन काल रहा था, है ना। 1899 से 1905 शासन काल रहा था, है, रिपन का रहा था। उसके बाद डफरिन 1884 से 48 तक रहा था, डफरिन 1884 से 48 तक रहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कायांतरिक चट्टानों में पतित की क्रिया से अभिप्राय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, ये जवाब दीजिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? कायांतरिक चट्टानों में पतित की क्रिया से अभिप्राय है कि चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिक का निर्माण होता है, नहीं। उसके बाद कुछ शैलों के कणों या खनिजों के सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होता है, एकदम बिल्कुल सही है, व्यवस्थित होता है।
यही सही आंसर आपका है। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद जो है प्रेरी बोल रहा है कौन सा युग में सुमेलित, सही नहीं है, सही नहीं है बता रहा। प्रेरी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, पंपास दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, अस्टेपिज कहाँ हो जाएगा, यूरोप, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, वेल्ड कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, है ना। तो यही आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आप गलत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कथन को, असत्य कथन को छाटिए। असत्य कथन को छाटना है ना, असत्य कथन को जो है छाटना है। बताइए असत्य को क्या है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता की समकोण पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है, एक तो सही है। समदाब रेखा के निकट अधिक दाब प्रवणता दर्शाती है, बिल्कुल सही है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल पवनों के उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करती है, नहीं, यही गलत आपका है कि नहीं। तो आंसर कहाँ जाएगा, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा आपका, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपका 18 नंबर का 1 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा कारक विषम जलवायु वाले प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, कौन सा। 19 नंबर बताइए आप लोग, 19 नंबर का क्वेश्चन जो है कौन सा कारक जो है ये जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी होता है। धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, अक्षांश और सागर से दूरी, कौन सा होता है ये बताइए आप लोग। ये जो होता है सागर से क्या होता है, सागर से दूरी, आपका सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र मापनी में हर व्यक्त किया जाता है। मानचित्र को मापना जाता है, ये आपका धरातल की दूरी है ना, धरातल से दूरी मापा जाता है। ये क्या मापा जाता है, धरातल से दूरी मापा जाता है कि नहीं। अब मानचित्र पर जो मैप मापा जाता है ये ओपिसोमीटर से मापा जाता है, क्या से, ओपिसोमीटर से मापा जाता है, धरातल की दूरी से मापा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, है ना, 1 नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को घाटी गहरी तंग खड्डू भूमि के लिए जानी जाती है। अब ये बताइएगा, यहां पे आपका चंबल दिया हुआ, नर्मदा है, सोन है और ताप्ती है ना। चंबल नदी जो है ये राजस्थान में सालों भर बहने वाली नदी है, बहने वाली नदी है ना। पूछ दिया जाए आपसे कि राजस्थान में सालों भर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कौन, चंबल नदी हो जाएगा, है ना, चंबल। अब ये बताइएगा इसका लंबाई क्या है, चंबल का जो लंबाई है ये कितना हो जाएगा। चंबल का लंबाई जो है ये इसका एक्यूरेट नहीं होता है, इसका 960 से 65 के आसपास मिलेगा आपका। ये नर्मदा का 1300 कितना हो जाएगा, नर्मदा का जो है 1312 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, नर्मदा 1312 हो जाएगा। सोन कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा सोन, है ना। और ताप्ती आपका क्या होगा, 724 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। सब किलोमीटर में आपका है, टोटल किलोमीटर में है, ये सब किलोमीटर में हो जाएगा। तो चंबल जो है राजस्थान में सालों भर बहने वाली नदी है और इसकी लंबाई 960 से 65 है। नर्मदा 1312 है, ताप्ती जो है ये 724, सोन आपका 784 किलोमीटर लंबाई है। अब नर्मदा और ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, नहीं बनाती है ना, नहीं बनाती है। ये एस्चुरी बनाती है, ये क्या बनाती है, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती जो है। सर इसका एग्जाम कब होगा, इसका एसआई का, एसआई का एग्जाम आपका 18 जनवरी है, एसआई का 18 जनवरी और 21 जनवरी का एग्जाम है। एसआई का 18 जनवरी और 21 जनवरी का एग्जाम डेट दे दिया गया और एग्जाम होगा भी। नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। और ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये जो है अरब सागर में गिर जाती है, कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। और गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। किसको, नर्मदा को कहा जाता है। और गुजरात, नर्मदा जो है अधिकांश भाग जो बहता है ये आपका मध्य प्रदेश में बहता है, ये एमपी में
अधिकांश भाग एमपी में ये बहता है, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और ताप्ती भी जो है ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका सोन जो है ये गंगा में आकर गिरती है। ये सोन जो है गंगा में आकर जो है मिलती है। तो अगर मान लीजिए सोन जो अगर गंगा में मिलता है तो गंगा की सहायक नदी क्या हो जाएगा, तो सोन हो जाएगा, है ना, सोन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका तो आंसर आपका बता दिए हैं, है ना। आपका आंसर ये होगा, चंबल नदी हो जाएगा, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहा जाता है ना। निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहा जाता है ना। अपवाह, विशाल धारा या प्रवाह, जेट स्ट्रीम, धारा, ये धारा कहा जाता है ना। क्या बोलता है, धारा कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। खनिज पदार्थों में जो है नहीं पाई जाती है, खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है ना। बताइए इसको, नहीं पाई जाती। ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, बिल्कुल सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, सही है। ये खत्म नहीं हो सकता है, यही तो गलत है ना। ये खत्म नहीं, ये तो हो सकता है खत्म जी, है ना। तो आपका ये सही हो जाएगा आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। युग्म सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। गॉर्निश शिल्प कलकत्ता, गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा, मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ है, ये आपका मुंबई में है, मुंबई में, गोवा में नहीं है। मारमा गोवा में है। सर एक करंट अफेयर का बैच लाइए, अमित कुमार। अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर के भी आएगा, उसका भी शेड्यूल लगेगा। करंट अफेयर का दरोगा के लिए बेस्ट रहेगा, दरोगा और बिहार टीआरई 4 के लिए इतना बेहतरीन रहेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। करंट अफेयर के लिए आ जाएगा, जल्द ही लॉन्च करेगा करंट अफेयर का, अब बहुत सस्ता सुविधा में लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये गोवा नहीं होगा, ये मुंबई हो जाएगा। हिंदू शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम हो जाएगा। अब ये बताइएगा, विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम ध्यान दीजिएगा, विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, एपी लिख देते हैं, है ना, एपी। और ये जो है डॉल्फिन नोज की पहाड़ी इसके पीछे छिपा हुआ, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, के पीछे छिपा हुआ है, छिपा हुआ है ना। डॉल्फिन नोज के पीछे छिपा हुआ है। यहाँ नौसेना का बंदरगाह है, नौसेना का बंदरगाह है, मतलब नेवी का बंदरगाह है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजनाएं कोयले पर आधारित है। अब ये बताइए, कोयले पर आधारित है, तब कांटी तो है, ये मुजफ्फरपुर में है जी, कांटी जो है ये मुजफ्फरपुर में है, कांटी, है ना। उसके बाढ़ तो आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बाढ़ आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। बरौनी भी आपका हथदा से आगे है। ठीक है, तो ये जो आपका सभी इनमें से क्या है, सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है ना, आपका बिहार दरोगा टारगेट बैच पीटी और सब्जेक्ट लिखा गया है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप रूप से संगर मांगी जाती है ना। ये उपभोक्ता और निवेश है ना, उपभोक्ता प्लस निवेश, उपभोक्ता प्लस निवेश मतलब C प्लस क्या 1 हो जाएगा। C+1 नहीं है, C+I है, ये C+I है, C+I हो जाएगा आपका। उसके ट्रिपल बॉटम लाइन जो है एक प्रकार का बिजनेस है ना। अंजलि यादव डी। चलिए उसके बाद जो है, ठीक है, यहां पे बताइएगा कि ट्रिपल बॉटम का मतलब क्या होता है ना। ट्रिपल बॉटम जो दिया गया है ये एक प्रकार का जो है बिजनेस लाइन है ना। ट्रिपल बॉटम जो है बिजनेस लाइन एक प्रकार का है। ट्रिपल बॉटम क्या है, बिजनेस लाइन है कि नहीं। चलिए बताइए आप लोग इसको, इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, कौन सा जवाब दे सकते हैं इसके बारे में बताइए। चलिए यहां पे देखिए, ट्रिपल बॉटम जो है एक प्रकार का बिजनेस फ्रेमवर्क है, यानी बिजनेस लाइन है ट्रिपल बॉटम। अब बताइए बिजनेस लाइन में अब क्या होगा, अब
उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रा एवं वेतन को निम्न स्तरों पर रखने की एक योजना है? नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो है नहीं आपका। उसके बाद उच्च विकास दरों को बढ़ावा देना साथ ही यह मुद्रास्फीति एवं विनिमय दर को स्थिर रखने की एक योजना है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है ना। सामाजिक और पर्यावरण अच्छाई उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों को धन का लाभ कराता है। एकदम बिल्कुल सही है, यही है आपका सही। सी नंबर आपका आंसर सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? कृषि मूल्य समर्थन का बताइएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। 28 जो क्वेश्चन लगा हुआ है, आप ये बताइएगा यहाँ पे कौन कृषि मूल्य समर्थन का कार्यक्रम का एक उदाहरण है? ये आपका मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य तल हो जाएगा, है ना, मूल्य तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार समझा दिया कि टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है ना, ये करेंसी लेन देन पर लगाया जाता है। किस पर? तो करेंसी लेन देन पर लगाया जाता है। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाव दिया गया कि टोबिन टैक्स में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो ये करेंसी लेन पर लगाया जाता है, मुद्रा पर, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? अब ये बताइएगा, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है, ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ये चलाया गया था कब? सर्व शिक्षा अभियान जो है ये चलाया गया था कब? बताइए आप लोग बताइए इसको। सर्व शिक्षा जो अभियान है ये कब चलाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान ये कब चलाया गया था, है ना। सर्व शिक्षा अभियान जो है कब चलाया गया था? ये जो चला गया था 2001 से, है ना, 2001 से 2002। इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक का क्या देना? शिक्षा देना, है कि नहीं। 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को शिक्षा देना, ये आपका आंसर चला जाएगा, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना क्या है? अब ये बताइएगा। अटल, सबसे पहले बताइए अटल पेंशन योजना क्या हुआ था? अटल पेंशन योजना जो हुआ था 9 मई 2000 कितना 16, है ना। अटल पेंशन योजना जो हुआ था 9 मई 2015 की 16 है जी, है ना। अटल पेंशन योजना जो है 2015। उसके बाद मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, है ना। 25 सितंबर 2014 की 15, 25 सितंबर 2014। स्मार्ट सिटी 2015, है ना, स्मार्ट सिटी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी 2015 हो गया, है ना, ये भी 2015 हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो विनिर्माण के बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना ये कब किया गया था? ये बताइए आपको। ये जो किया गया था मेक इन इंडिया के द्वारा, है ना। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना? बढ़ावा देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? ये बताइएगा, कौन सा मंत्रालय ने जो है ये लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया आपका कौन? संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। कौन किया? संस्कृति मंत्रालय इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुक्केबाजी को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक मिलता है ना। 3 सेकंड का एक ब्रेक मिलता है, 3 सेकंड का एक ब्रेक मिलता है। तो बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। इसमें जो दिया गया अवधियों में ये जो आपका है 2 मिनट के लिए, है ना, ये 2 मिनट के लिए किया जाता है, 2 किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अब ये बताइएगा। सबसे पहले संसद का निर्माण जो होता है, संसद का निर्माण ये देखिएगा, ये होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। अब ये बताइए, इसमें जो दिया गया है राज्यसभा में
कितने कौन सा अनुच्छेद से गठन किया गया है? तो राज्यसभा आपका कितना 80, लोकसभा 81, संसद का निर्माण जो हुआ था 79 है ना, 79। तो ये जो आपका है कौन सा अनुच्छेद का, भारतीय संसद से है। तो 79 से 122 तक जो है आपका जो है आपका चर्चा किया गया है। 79 से 122 तक संसद का गठन किया गया है। उसके बाद है भारत की व्यवसायिक बैंकों के बारे में कौन सा कथन को पढ़िए, है ना। ये कौन सा कथन व्यवसायी के बारे में निम्नलिखित में कथन को पढ़िए, बताइए इसको क्या सही है क्या गलत है। गलत कथन का पहचान कीजिए, लिखा हुआ गलत कथन का पहचान कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। इस वजह बताइएगा, व्यवसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, ये भी गलत है। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि ना तो एक होगा ना ही क्या 2 होगा। आंसर क्या आ जाएगा 45 सी नंबर। उसके बाद भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप, ये सब जानते होंगे आप लोग, है ना। क्रिकेट विश्व कप जो है, क्रिकेट विश्व कप कब बना, कब जीता, पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना? तो ये जो बना था 1983 में कपिल देव के जो है कप्तानी के समय में, है ना। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो है ये मैच हुआ था जिसमें भारत जो है विजेता रहा। किसके बीच हुआ था? तो भारत एवं वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद जो है द्रव्यों के विसरण की दर से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है विसरण। अब ये बताइएगा विसरण की दर जो है, यहां देखिएगा विसरण की दर जो है सबसे अधिक गैस में होता है ना, गैस में। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद कहाँ होता है? ठोस में होता है। ठोस में सबसे कम, है ना। ठोस में सबसे विसरण की दर सबसे कम होता है। तो आप जानते होंगे कि द्रव के विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। एकदम बिल्कुल सही है ये, है ना। यही तो आपको बोल रहा है जी, सबसे ज्यादा इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, इसमें तो बोल रहे कि द्रवों का विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। एकदम बिल्कुल सही होती है, अधिक होती है। इस तथ्य के कारण यह कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के बीच के रिक्त स्थान अधिक होता है। एकदम बिल्कुल सही है। ये तो आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों सही हो जाएगा कथन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है ना। रीट नहीं है, कौन सा नहीं है? अब ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे हैं इसी को बजते हैं उच्चतम न्यायालय, इसी को बोला जाता है उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। और ये बताइए उच्चतम न्यायालय इसको बोलते हैं तो ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ये कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं हमारे भारत में? तो एक ही है जो कि नई दिल्ली में है। और इसका गठन जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है ये अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद कितना है? 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। ये आपका कितना में है? 129 में है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये कितना है? 129। सर्वोच्च न्यायालय गठन 124 में किया गया। और ये जो रीट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है, ये अनुच्छेद कितना? 32। और उच्च न्यायालय का जो गठन है, उच्च न्यायालय जो गठन आपका ये 214 है, 214 हो जाएगा, है ना। और ये आपका उच्च न्यायालय अभी वर्तमान में कितना है? तो 25 हो जाएगा। कितना है? तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी नहीं करता, तो बंदी प्रतिष्ठित होबे करता, प्रतिष्ठित होता, अधिकार परीक्षा होता ही होता। जस सोली, ये आपका ए नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज। अब ये बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तिरंगा जो है इसका 3:2 होता है ना। एल बी मतलब लंबाई और चौड़ाई, है ना। 3:2 होता है। जब 3 जो होता है तो ऊपर में कौन सा रंग? तो ऊपर में केसरिया रंग होता है ना। नीचे होता है हरा रंग होता है,
बीच में सफेद होता है ना, सफेद होता है। और सफेद में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। कितना होता है? 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। और इसका कलर जो होता है चक्र का नीला रंग का होता है। चलक का कैसा होता है? नीला रंग का होता है। चक्र का रंग कैसा? नीला रंग का होता है ना, नीला रंग का होता है। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? ये 51 ए है ना, ये आपका अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य किधर से लिया गया? रूस से लिया गया। और ये भाग कितना में है? तो ये भाग 4 के क में होगा, अनुच्छेद 51 के ए में है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य को 10% अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि से मान्यता दिया जाता है ना। 50 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसके बारे में बताइएगा। ये जो दिया गया, इसमें जो दिया गया है कि भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। क्या देता है? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको बताइए आप लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 243 की खो के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। ये संस्था कौन सी संस्था है? बताइए आप लोग, इस संस्था के बारे में बताइएगा, है ना। चलिए बताइए, इसके बारे में बताइएगा। ये जो कौन सी संस्था है? तो ये पंचायत हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। 243 में क्या है? पंचायत है ना जी। अनुच्छेद 245 में क्या है? पंचायत हो जाएगा। ये भाग कितना है? 9 में हो जाएगा, भाग 9 में हो जाएगा। भाग 9 अनुच्छेद 243 के ख तक है। 243 से 243 के ख तक है ये अनुच्छेद। इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, रख दीजिएगा। नहीं छोड़ दीजिए। इसमें जो दिया गया है कि 52 में मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसकी महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया और इस तथ्य में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? अब ये बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, है ना। 52 नंबर बताइएगा। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले समता या समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से क्या है? 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हो जाएगा ये 23 से क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में है, अनुच्छेद 19 में हो जाएगा, है कि नहीं? यही ना है, अनुच्छेद 19 में हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद संवैधानिक उपचार जो होता है ये अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। चलिए इसकी बताइएगा। ये आपका अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता है, ये हम बता चुके थे। 19 का ए, बी, सी, डी, ई और जी, है ना। इसमें बोलने का स्वतंत्रता है, ए में बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगा, है ना। बी में हो जाएगा बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। सी में हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में हो जाएगा आने जाने की स्वतंत्रता। और ई में हो जाएगा आपका क्या? बसने की स्वतंत्रता। जी में हो जाएगा व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। व्यापार करने की स्वतंत्रता हो जाएगा, है ना। तो 52 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, बताइए 52 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? किसी अधिकारी के महिला होने के कारण पदोन्नति में वंचित किया जाता है और इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। समता समानता का क्या अधिकार? आपका क्या जाएगा आंसर? डी नंबर चला जाएगा 52 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना। अब ये बताइएगा भारत सरकार जो आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान आयुष्मान जो कार्ड होता है आयुष्मान योजना, इसमें 5 लाख रुपया जो है केस रहित मतलब केस नहीं मिलेगा आपका। और इससे जो है आयुष्मान कार्ड योजना से जो है पश्चिम बंगाल राज्य जो है अलग है, वेस्ट बंगाल जो है अलग है। वेस्ट बंगाल क्या है? अलग है। ये वेस्ट बंगाल आपका अलग है। अब ये बताइए, इसमें बोल रहा भारत सरकार स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना की मुहैया करा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की डैश के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद आप समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 47 में क्या है? ये पोषा स्तर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, है ना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। और दारू भी इसी में है ना, दारू भी इसी में है। 48 में हो जाएगा आपका कृषि पशुपालन। और 48 के को में जो हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का क्या हो जाएगा? संरक्षण, है ना। 48 को में हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 46 में क्या होगा? SC/ST बारे के विवरण हो जाएगा। 46 में क्या होगा? SC/ST बारे के विवरण हो जाएगा। 46 में SC/ST बारे विवरण हो जाएगा। 45 में क्या हो जाएगा? 45 जो है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा बाल्यावस्था में, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, है ना, डी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था, है ना, बहुत जोर अधिक नहीं दिया गया था। कौन सा योजना पर जो है अधिक जोर जो है सो नहीं दिया गया था? तो ये जो दिया गया था ये 9वीं योजना पर जो है सो नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार की सरकार आम लोगों में सबसे करीब होती है? तो ये स्थानीय सरकार होती है। क्या होती है? स्थानीय सरकार की योजना लागू होती है। उसके इनमें से पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों से एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों की तकनीकी शुरुआत, बिल्कुल सही है। किसानों को भूमि की नीति का परिचय, बिल्कुल सही है। सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय, बिल्कुल सही है। किराया प्राधिकरण विभाग का गठन, ये गलत है, यही आपका सही नहीं है ना, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस कहाँ रखा गया? आप ये बताइए। फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो ये आपको रखते हैं, फास्फोरस को जल में रखता है। फास्फोरस जो है 2 प्रकार होता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो लाल फास्फोरस जो है, लाल फास्फोरस ये आपका अस्थाई है ना। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस जिसको बोलते हैं ये होता है अस्थाई। ये आपका लहर जाएगा, जल उठेगा, आपको जैसे निकालिएगा आपको जल उठेगा, ये आपको जल में ही रखा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन था 15वें समूह और दूसरे आवर्त में होता है ना, 15वें समूह दूसरे आवर्त में होता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? 15वें समूह और दूसरे आवर्त में रखा जाता है। तत्वों को उनके किस गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्गीकृत, है ना। 58 नंबर बताइए। भिन्न संयोजकता पर नहीं, भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्म पर एकदम बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर क्या है? ये एकदम सटीक आंसर है। ये जो भौतिक के गुणों के साथ साथ विभिन्न रासायनिक गुण धर्म के आधार पर इसको सजाया गया है ना। भिन्न भौतिक गुणों के आधार पर साथ साथ रासायनिक गुणों पर ये क्या किया सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब ये बताइएगा सबसे पहले तो यहीं पर लिखने का दरकार है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन में हो जाएगा आपका प्लस, एल्किन में हो जाएगा आपका ये एल्किन हो जाएगा, ये एल्किन हो जाएगा, ये एल्केन हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा,
एल्काइन हो जाएगा, है ना, एल्काइन हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है एल्किन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्किन का ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, बिल्कुल सही है। और अष्टक नियम जो दिया था इसका लागू होता है कैल्शियम तक। अष्टम नियम का जो नियम लोग फॉलो करता है ये कैल्शियम तक करता है। और अंतिम तत्व जो 56 थे ये आपका कौन थे, थोरियम था। यहां तक ये ज्ञात किया था, है ना। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों की गुणधर्म को समानता समान होते हैं। तो न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था 1865 में दिया था इन्होंने, और ये जो है क्या किया था, कैल्शियम तक ही इसका नियम लागू फॉलो किया था। और ये जो है 56वां तत्व जो था ये अंतिम, ये आपका थोरियम था, है ना, थोरियम था। तो ये जो आपका दिया गया है ये बेरिलियम और मैग्नीशियम, है ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये जो होता है क्या होता है, समान होता है। उसके बाद निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता समूह, ये जो महाभिव्ययी क्वेश्चन है, इसको अभिक्रिया समूह जो है सो याद ही रखिए, सब बेटर रहेगा, सबसे हेवी रहेगा। सबसे पहले जो होता है ये बताइएगा, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, औरम माने चांदी और पीबी। तो सबसे पहले आपका पोटेशियम होता है ना। पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम यहाँ 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 सब जगह है। उसके क्या होता है, एल्युमिनियम होता है ना। एल्युमिनियम के बाद क्या होगा, एल्युमिनियम के बाद क्या होगा, लोहा हो जाएगा। अब लोहा के बाद क्या होगा, तो शीशा हो जाएगा। शीशा के बाद क्या होगा, एयू हो जाएगा। एयू के बाद क्या हो जाएगा, एयू मतलब सोना हो गया। इससे पहले आपका रहता है चांदी, है ना। चांदी के बाद आपका होता है सोना। तो यहाँ चांदी का चर्चा तो कर भी नहीं किया है ना। सबसे कम आपका क्या आता है, सोना आता है, यानी एयू। तो ये आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका, सही हो जाएगा सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा। अब ये बताइएगा तिलचट्टा जिसको बोलते हैं कॉकरोच, कॉकरोच, है ना, इसमें 13 कोष्ठ होता है ना। इसमें कोष्ठों की संख्या सबसे ज्यादा तिलचट्टा में ही 13 कोष्ठ होता है ना। ये ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। जितना भी कीट पदार्थ है ये सब आर्थ्रोपोडा संघ का है ना। ये सब आर्थ्रोपोडा का है, आर्थ्रोपोडा संघ का। आर्थ्रोपोडा में जो है आपका तिलचट्टा, मक्खी, कीट पदार्थ जितना भी सब है। तो कीट में जो है, कीट में 6 पाद होते हैं और 4 पंख होते हैं, है ना, 4 पंख होते हैं। कीट में कितने पंख, तो 4 पंख, कितने पाद, तो पैर आपका 6 होता है ना। तो ये होता है। उसकी बोल रहा है कि तिलचट्टा में शोषण डैश के माध्यम से होता है। तो ये श्वास रंध्रों के द्वारा होता है, श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। सी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। कौन सा कथन जो है एक सही नहीं है, बताइएगा कौन सा कथन जो है एक सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। भोजन का जो पाचन जो होता है ना वो अम्लीय माध्यम से होता है। भोजन का जो पाचन होता है ये अम्लीय माध्यम से ही होता है। अब ये बताइएगा पाचन जो होता है ये पाचन बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे भोजन में परिवर्तित करना ये पाचन कहलाता है। और पाचन की क्रिया जो है ये 5 अवस्था से गुजरता है, 5 अवस्था से गुजरता है। पाचन की क्रिया कितने अवस्था से, तो 5 अवस्था से गुजरता है। सबसे पहले क्या होगा, अंतर्ग्रहण, है ना। सबसे पहले क्या होगा, अंतर्ग्रहण हो जाएगा, है ना, अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होगा, पाचन हो जाएगा, दूसरा पाचन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, है ना। चौथा क्या होगा, स्वांगीकरण हो जाएगा, स्वांगीकरण हो जाएगा। और 5वां क्या होगा, मल प्रत्याग, मल परित्याग। मल परित्याग मतलब आपका खाना पच के बाहर निकल जाएगा। तो पाचन बड़े बड़े भोजन को छोटे में परिवर्तित करना। और पाचन की क्रिया जो प्रारंभ होती है ये मुंह से होती है ना। मुंह से जब भोजन आपका थाली में रहेगा तो वही ग्रहण रहेगा। जैसे समट कर आप मुंह में लीजिएगा तो हो जाएगा अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण जब हो जाएगा तो वहां से पाचन स्टार्ट करेगा। तो पाचन क्रिया प्रारंभ होता है मुंह से, वहां से स्टार्ट पाचन आपका हो जाएगा स्टार्ट। जब भोजन खाइएगा तो आपका अमाशय में जाएगा। अमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक रहता है। और वहां पे जो है आपका एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, जिसमें जठा रस पाता है। उसका पीएच मान जो है 1.5 से 3.5 तक रहता है। और ये जो है पाइलोरी ग्रंथि से स्रावी होता है। जठा रस जो निकलता है वे पाइलोरी ग्रंथि से निकलता है वहां से। उसके बाद हमको चलना हम लोग क्वेश्चन में कौन से कथन सही नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम क्रिया को आसान बनाने
के लिए अम्लीय माध्यम में निर्माण करता है। ये तो सही है, ये तो सही, बिल्कुल सही आपका है कि नहीं, ये सही है। दूसरा, श्लेष्मा अग्नाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये भी सही हो जाएगा। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में होता है, नहीं, गलत नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, अब बुझा हुआ चूना बनना, बुझा हुआ चूना का CaOH होता है। अब बिना बुझा का चूना सूत्र होता है, बिना बुझा, ध्यान दीजिएगा, बिना बुझा जो होता है CaO होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलना, है ना, ऊष्मा निकलना। आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। यहां पे देखिएगा कि बुझा हुआ चूना, है ना, तो बुझा हुआ चूना मतलब ऊष्माक्षेपी तो होबे करेगा आपका, है ना, ऊष्मा निकलेगा आपसे उससे। उसके बाद जो है चूना को जब पानी में डालिए ना, तो उसमें होता है कि आपका बुलबुला मारता है, तो उसमें CO2 गैस निकलता है। वही CO2 के कारण जो है वहां पे जो है आपका दुधिया रंग हो जाता है चूना का पानी, है ना। तो एक तो सही आपका हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी सही हो जाएगा आपका। शोषण, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित कीजिए आप, सुमेलित करना है इसको। सिरका, तो सिरका में क्या होगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा, है ना। सिरका का जो रस निकलता है ये गन्ने के रस से निकाला जाता है ना, गन्ने का रस से निकाला जाता है, गन्ने का रस से निकाला जाता है, गन्ने की रस से निकाला जाता है ना, निकाला जाता है, गन्ने के रस से निकाला जाता है, निकाला जाता है सिरका। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप देख लीजिए इसको, सिरका 1 का C कहाँ है? ना 1 का यहाँ है, ना 1 का यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। उसके बाद 2 का ऑक्जेलिक अम्ल, 2 का ये कहाँ है? 2 का ये यहाँ, तो यहाँ 2 का है। आपका आंसर नंबर क्या होगा? C हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए विकल्प में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? अब ये बताइएगा, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है और चीनी का जो होता है, चीनी का C12H22O11 होता है। समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बता रहा है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज को विघटन के लिए विकल्प में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर विघटन के लिए जो होती है ये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काई में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों की संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? ये बताइए आप लोग। ये 67 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 67 नंबर ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा? ये मार्सिलिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मार्सिलिया हो जाएगा। बायोलॉजी क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन से दो कार्बन वाला अणु जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्प्रिट कप सिरप पावर एल्कोहल में होता है? कौन सा होता है? ये जो आपका होता है ये क्या होता है? इसमें एथेनॉल पाया जाता है ना। इसमें क्या पाया जाता है? एथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो एथेनॉल पाया जाता है। कौन सा 2 कार्बन वाला अणु जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्प्रिट कप सिरप वाले पावर एल्कोहल में होता है? तो एथेनॉल पाया जाता है। उसके बाद जलीय जीवों में शोषण दर स्थलीय जीवों में शोषण दर की तुलना में बहुत तेजी होती है और सामान्यतः निम्न कारणों से होता है। ये निम्न कारणों से जो होता है ये जल में O2 की मात्रा अधिक होने के कारण, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, जल में CO2 की मात्रा कम होने के कारण, जल में प्रदूषित होने के कारण। अब ये बताइए आप लोग क्या होगा इसमें? जलीय जीवों में शोषण दर स्थलीय जीवों की शोषण दर की तुलना में बहुत तेजी होता है। इस समानता निम्न का जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर जल में कम हो जाएगा तो शोषण की दर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। शोषण की दर क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, है ना। शोषण की दर आपको क्या हो जाएगा? ये बढ़ते चला जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा तो शोषण की दर बढ़ते चल जाएगा आपका। बी नंबर हो जाएगा आंसर। उसके पारिस्थितिकी तंत्र की जो खोज किया था एजी टॉन्सली ने किया था, एजी टॉन्सली ने किया था, है ना।
पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किया था एजी टॉन्सली ने किया था। और ये कब किया था? तो ये जो किया था 1935 में किया था। कब किया? 1935 में किया था, है ना, 1935 में किया था। इसमें अजैविक घटक का चयन कीजिए, है ना, अजैविक घटक का चयन कीजिए। अजैविक घटक, अजैविक घटक में क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान। सूर्य प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान। सूर्य प्रकाश, है ना, अजैविक में सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, है ना, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, जल, वायु, ये सब हो जाएगा आपका। अजैविक में क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, जल, वायु, तापमान। सूर्य प्रकाश, जल, वायु, तापमान, है ना। तब यहां पर बताइए आप क्या है अजैविक घटक में? यहां देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक का चयन कीजिए, है ना। तो अजैविक में हो जाएगा सूर्य प्रकाश, तापमान, वायु, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मृदा हो जाएगा। 70 के 1 नंबर क्या होगा? मृदा हो जाएगा आपका। 1 नंबर चला जाएगा 70 का। अजैविक में आपका आएगा क्या? ये सब आपका जैविक में आ जाएगा। ये सब जैविक में आ जाएगा। ये सब जैविक में आ जाएगा। जैविक मतलब सजीव वस्तु में, हरे पौधे, है ना। अजैविक में मृत, मृत हो जाएगा, मृदा में अजैविक में आ जाएगा, है ना। तो सूर्य प्रकाश, तापमान, मिट्टी, जल, वायु, ये सब आपका सूर्य प्रकाश, तापमान, जल, वायु, मिट्टी, ये सब क्या होगा? ये सब आपका आ जाएगा। क्या चाहिए बताइए? अजैविक घटक हो जाएगा। अजैविक घटक, अजैविक घटक, है ना, अजैविक घटक हो जाएगा। और जैविक घटक, जैविक घटक जो हो जाएगा, जैविक घटक में हरे पौधे, हरे पौधे, हरे पौधे, कवक, कवक, कीट, सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव, ये सब जैविक अजैविक को याद रखिएगा। जैविक घटक अजैविक घटक को याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के किसी कुंडली के पास ले जाता है, यह कुंडली एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। हम जब कुंडली के पास चुंबक को गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा? अब ये बताइए क्या होगा? 71 का बताइए आप लोग क्या होगा, है ना। इसमें कुंडली में प्रेरित विभवांतर जो क्या होता है? बढ़ जाता है। कुंडली में जो विभवांतर होता है ये जो है सो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, कुंडली में विभवांतर क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक गोलीय दर्पण। अब ये बताइए, ये गोला है, इसको हम काट देंगे तो कौन के दर्पण निकलेगा? एक अवतल, है ना, एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा, है ना। अवतल और उत्तल। तो अवतल लेंस की क्षमता आपका नेगेटिव और उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए ना। तो एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष के किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। तो दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन विकल्पों से सत्य है? ये बताइए आप लोग। 72 नंबर बताइए क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? प्रयुक्त दर्पण अवतल होता है, एकदम बिल्कुल सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, गलत। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होती है। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कहाँ है? तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, 1 और से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हम लोग घरेलू परिपथ जो जोड़ते हैं वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। हीटर को जोड़ते हैं सीरीज क्रम में, आयरन को जोड़ते हैं सीरीज क्रम में जोड़ता है ना। फ्यूज को जोड़ते हैं सीरीज क्रम में जोड़ता है। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच के संयोजन होता है। परिपथ की तुल्य प्रतिरोध दृष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। इसके बारे में बताइएगा, बताइए इसके बारे में। 73 नंबर बताइए क्वेश्चन आप बताइएगा। 73 में जो बताइएगा, इसमें जो है सभी प्रतिरोधों दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बेष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, नहीं। प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर समान होता है, एकदम बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। अब प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो ये ओम होता है ना। प्रतिरोध का ओम हो जाता है। नेक्स्ट प्रकाश किरण पुंज एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के बीच न्यून कोण क्या कहलाता है? तो न्यून कोण जो कहलाता है ये आपतन कोण कहलाता है। क्या बोलता है? तो आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट को, यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठों का तापमान 100 डिग्री से बढ़ाकर 200 डिग्री सी कर दिया जाए,
इसकी ऊष्मा चालकता क्या हो जाएगी, तो इसकी ऊष्मा चालकता अपरिवर्तित रहती है। अगर बढ़ाकर 100 डिग्री से 200 डिग्री कर दिया जाता है तो इसकी ऊष्मा चालकता क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका लोलक घड़ी को पारा से भरा होता है, जब उसकी तली में एक छिद्र किया जाता है तो संपूर्ण पारा बहने लगता है, तो लोलक का क्या हो जाएगा, तो लोलक पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। अब ये बताइएगा सर, लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटा क्या होता है, G होता है। T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटा क्या होगा, G हो जाएगा। T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटा क्या होगा, G हो जाएगा, है ना। अब T समानुपाती रूट अंडर L, T समानुपाती रूट अंडर L, तो ये बताइएगा अगर आवर्तकाल अगर लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, तो घटेगा। स्मॉल जी का मान क्या होगा, तो घटेगा। तो ये पहले बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा, घटेगा। अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है उसमें आकर बगल वाले लड़की बढ़ जाएगा तो सरल लोलक आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मास पर डिपेंड नहीं करता है। आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है, ये जो होता है सेकेंड होता है ना, सेकेंड होता है। आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। उसके हाल ही में 17वीं हॉकी इंडिया गेम डेवलपर पर सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, बताइए, इसके बारे में बताना है आपको, इसके बताइए आप लोग। चलिए बताइए चलिएगा। इसमें जो हुआ था ये आपका जो हुआ था चेन्नई में हुआ था, है ना, चेन्नई और तमिलनाडु, है ना। ये जो चेन्नई तमिलनाडु यानी चेन्नई है ना, तमिलनाडु यानी चेन्नई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल के लिए 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा किया गया था, कौन सा समारोह किया था, बताइए आप लोग। ये जो किया गया था ये हॉकी, है ना, हॉकी किया गया। 16 यार्ड हिट जो है हॉकी खेल का शब्दावली है ना। हॉकी में कितने खिलाड़ी होता है, 11 होता है। फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबीएस का फुल फॉर्म बताइए। चलिए बताइएगा यूबीएस का क्या होता है, यूबीएस यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, यूबीएस जो है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है यूबीएस। तो यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, भारत को कौन सा स्थान मिला था, बताइए आप लोग। यूबीएस में जो मिला था, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला था, यूबीएस में भारत का कौन सा स्थान मिला था, ये ऑप्शन आपका गड़बड़ है, ये चौथा स्थान मिला था, ये चौथा स्थान है ना, चौथा स्थान मिला था ये भारत में, चौथा स्थान इसका आंसर होगा। 14वां नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गड़बड़ है कुछ इसमें, चौथा स्थान होगा, ठीक है, चौथा स्थान ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों की घोंसले के लगभग 63% कहाँ हुआ था, है ना। जो 63% जो हुआ था ये जो हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये आपका ए और बी क्या होगा, दोनों हो जाएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया था, भूतापीय जो किया गया था ये कहाँ करने की घोषणा किया गया था, चलिए बताइएगा। ये जो किया गया था आंध्र प्रदेश में किया गया, ये अराकू घाटी, ये अराकू घाटी में किया गया था, कहाँ पे, अराकू घाटी में किया गया था, आंध्र प्रदेश अराकू घाटी में किया गया था। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया था, आंध्र प्रदेश अराकू घाटी में, आंध्र प्रदेश अराकू घाटी में किया गया था। उसके बाद आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है, कैशलेस सोसाइटी देश जो है कौन सा बना है, बताइए इसको,
कैशलेस सोसाइटी देश जो बना है, ये बना आपका कौन? तो स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। कैशलेस मतलब कैश रहित, है ना, स्वीडन बना है। 82 का 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट क्या है? इलेक्ट्रिक रॉकेट क्या है? ये जो आपका है ये वायुपुत्र। क्या है? वायुपुत्र, वायुपुत्र, वायुपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 93वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? 93वीं वर्षगांठ का आयोजन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये आपका गुवाहाटी असम में किया गया था। ये गुवाहाटी असम में किया गया था, है ना, असम, गुवाहाटी असम में किया गया था। ये नेक्स्ट आपका आंसर सही है। 84 का 4 नंबर हो जाएगा। उसके हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 में ये कब मनाया गया? कैंसर जागरूकता दिवस जो मनाया गया था ये कब मनाया गया था? ये आपको मनाया गया था, ये 7 नवंबर को मनाया गया। कब? 7 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ था? ये बताइए, इसको कहाँ शुरू हुआ था? ये जो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था, है ना, बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक। हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 का, है ना, शुरू कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? बताइएगा, कौन से राज्य में हुआ था? ये जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन, कृष्णन, गोपाल कृष्णन, डॉक्टर साई भाई गोपाल कृष्णन। ये आपका आंसर जाएगा, सी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए, बुकर पुरस्कार जो दिया गया है डेविड अस्जिले को दिया गया। किसको? डेविड अस्जिले को दिया गया है, डेविड अस्जिले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? शेखा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश में है? शेखा नासिर का संबंध जो है किस देश में है? कौन सा देश में है? बताइए आप लोग, जल्द से जल्द बताइए। ये जो आपका दिया गया है ये सऊदी अरब में है ना, सऊदी अरब में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहे रिफ्ट वैली बुखार किससे संबंध है? रिफ्ट घाटी जो बुखार है ये किससे संबंध है? ये जो आपका है ये विषाणु से है। किससे है? तो ये आपका विषाणु से हो जाएगा, है ना, विषाणु से हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो होता है ये मलेरिया होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआस होता है ना। विषाणु से बहुत सारा बीमारी होता है, पोलियो, चेचक, खसरा, है ना, फाइलेरिया उसके जीवाणु से टीबी, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई किस देश ने बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा और पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? बताइए इसको। ये जो किया था कौन किया था? ये बहरीन किया था, है ना, बहरीन किया था। यूपीआई ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पर पार भुगतान के लिए साझेदारी किया था? ये जो किया था कौन किया था? तो ये बहरीन ने किया था। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बिहार के पुरातात्विक स्रोत है? बिहार का पुरातात्विक स्रोत, बिहार का पुरातात्विक स्रोत ताम्रपत्र लेख, भग्नावशेष, सिक्के, सब तो है ही है जी। एबीसी तीनों हो जाएगा आपका आंसर, है ना, एबीसी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसको वध कर दिया? कहाँ? ये कौन ने वध कर दिया था? नागसेन, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, है ना, मिलिंद पन्हो, नागसेन, है ना। उसके बाद ये बताइएगा ये किसने किया था? देवगुप्त को पराजित करके वध कर दिया था, ये राजवर्धन किया था। कौन? राजवर्धन किया था। उसके बाद जो है अरिपन, अरिपन के चित्र अंतर्गत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका एसआई में पहले आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अरिपन, अरिपन जो होता है ये चावल का आटा बनाया जाता है। अरिपन जो है ये चावल के आटे का रहता है पिसा हुआ, और इसको जो है अंगुली के माध्यम से इसको बनाया जाता है ना, अंगुली यानी हाथ की अंगुली, बांस की कुची से, ब्रश से नहीं, ये भी नहीं होगा, ये अंगुली से बनाया जाता है, अंगुली से बनाया जाता है ना।
नेक्स्ट, बिहार में ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? बिहार में जो ग्राम पंचायत का जो अंग है ये कितने अंग है बताइए। बिहार में जो ग्राम पंचायत का अंग है ये कितने अंग है? तो ये जो आपका है 5 है। अब ये 5 कौन कौन है? ग्राम सभा, पहला ग्राम सभा, एक मुखिया एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका है ना। उसके बाद ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सेवक। 1 2 3 4 और 5 को हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता जो माना जाता है ये किसे माना जाता है ना। तो ये जो माना जाता है ये माना जाता है सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको? सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है आधुनिक बिहार निर्माता। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच पैड, टच पैड से प्रतिक्रिया करता है। टच मतलब दबाते हैं है ना, टच जो किया था ये दबाना है ना, तो ये दबा जाएगा, दबाव हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद है यूनिक्स, एमएस डॉस, यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स किसके उदाहरण है? यूनिक्स ये सब क्या है? ये सब आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हो जाएगा, एमएस डॉस हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है 100, निम्नलिखित में से कौन से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। बाद बाकी एंड्रॉइड तो ही है, लिनक्स तो ही है, मोजिला फायरफॉक्स तो ही है, लेकिन आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका आज लूसेंट का क्लास नहीं चलेगा। आज लूसेंट का क्लास जो है बंद हो गया है आपका यूट्यूब पर। ये एप्लीकेशन पर क्लास आपका 5 बजे चलेगा, ठीक है। 5 PM से 6 PM में लूसेंट का क्लास चलेगा। एप्लीकेशन वाले जो लड़के लिए हैं उसके लिए आज से चालू होगा, ठीक है। 5 PM to 6 PM में चालू हो जाएगा आज से क्लास। मात्र 99 रुपया है। इसको आप लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आपको इसको परचेज कर लीजिए। बाद बाकी आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिए आज से, है ना। आज से ज्वाइन कर लीजिए उसको और आराम से पढ़िए। 5 PM to 6 PM में, 5 PM to 6 PM में चलिए। आपका बैच शेड्यूल का जो है 5 PM to 6 PM लग गया है। और बस पहले तो जैसे तैसे चल रहा था, किसी भी टाइम में मतलब चल रहा था, लेकिन अब जो है सो आपका 5 PM to 6 PM में ही क्लास चलेगा, है ना। तो आप लोग जो है सो जुड़ जाइएगा 5 बजे तक में, है ना। तो आपका जो है क्लास यहीं तक आ जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग जो है रात्रि में। आपका अब डिस्कशन होगा दरोगा का जो डिस्कशन होगा वो रात्रि में 10 बजे से होगा, समझ गए ना। रात्रि में 10 बजे से डिस्कशन होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। अब 20 नंबर सीट आपका आज हो गया, 21 नंबर सीट में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।